हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, अपन ने जो है ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल पूरा खत्म कर चुके हैं। ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब दोस्तों, ऋग्वेदिक काल जो चलता था वो कब से कब तक चलता था? तो वो जो ऋग्वेदिक काल चलता था ये चलता था 1500 से 1000 BC तक। और उत्तर वैदिक जो पीरियड है वो चला 1000 to 600 BC। ऋग्वेदिक पीरियड जो चला वो 1500 से 1000 BC तक चला, और उत्तर वैदिक पीरियड जो चला वो 1000 से 600 BC तक चला। उसके बाद दोस्तों आता है वैदिकोत्तर काल। ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल और उसके बाद वैदिकोत्तर काल। वैदिकोत्तर काल क्या होता है? वैदिकोत्तर काल उसे कहते हैं जो ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बाद आता है, ठीक है। तो वैदिकोत्तर काल जो आता है वो 600 BC के बाद आता है, ठीक है। 600 BC मतलब बात करते हैं दोस्तों 600 ईसा पूर्व के बाद जो समय आएगा उसको क्या बोलते हैं? वैदिकोत्तर काल। और वैदिकोत्तर काल को ही बोलते हैं पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है। कल मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था कि जो ऋग्वेदिक काल है उसको तो ऋग्वेदिक पीरियड ही बोलते हैं, और उत्तर वैदिक काल जो है उसको उत्तर वैदिक पीरियड बोलते हैं। परंतु पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड जो है वो उत्तर वैदिक काल नहीं होता। पोस्ट ऋग्वेदिक काल जो है वो होता है वैदिकोत्तर काल। मतलब वैदिकोत्तर काल को ही पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड कहते हैं। तो इसका समय क्या है? ये 600 BC के बाद का है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। वैदिकोत्तर काल में दोस्तों आते आते सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, इनमें थोड़ा परिवर्तन हो लग जाएगा, ठीक है। कैसे? देखिए बात करते हैं। वैदिकोत्तर काल में दोस्तों हर वेद का एक उपवेद रहेगा, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऋग्वेद आएगा, उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसके बाद ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। उसके बाद वैदिकोत्तर काल में जो आता है उसमें आता है दोस्तों दो चीज, एक आता है उपवेद और एक आता है क्या? वेदांग, ठीक है। उपवेद मतलब हर वेद का एक उपवेद होगा, और वेदांगों की संख्या, वेदांग मतलब वेद प्लस अंग, तो वेदों के अंग कितने हैं दोस्तों? 6। तो उपवेद मतलब वेद कितने? 4, तो उपवेद भी 4, और वेदांग कितने? 6। तो कभी कभी तो परीक्षा में यही प्रश्न पूछ लेते हैं कि उपवेद की संख्या कितनी है? तो 4, और वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6, ठीक है। चल, उपवेद अपने को पता है कि उपवेद कितने हैं? 4, तो ये अपने उपवेद हो जाएंगे 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हो गए अपने वेद, और हर वेद का एक क्या होता है? उपवेद, ठीक है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है दोस्तों? आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद। हर वेद का एक उपवेद होता है। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद। तो ये तो हुए दोस्तों हर वेद के क्या? उपवेद। अब बात करते हैं दोस्तों अपन आगे की। तो उपवेद के बाद एक और चीज आती है, उसको बोलते हैं वेदांग, और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6, ठीक है। सबसे पहले वेदांग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो उसका नाम आएगा व्याकरण। व्याकरण की बात करते हैं दोस्तों, तो व्याकरण जो है ये जो वेदों के अंग हैं 6, और हर अंग को शरीर के अंगों से कोरिलेट किया गया है, या हर वेदों के अंग का कंपैरिजन शरीर के अंगों से किया गया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला वेदांग जो आता है वो आता है दोस्तों क्या? ये आता है व्याकरण, ठीक है। और व्याकरण जो है ये व्याकरण को बोलते हैं दोस्तों भाषा का ज्ञान। मतलब व्याकरण तभी समझ सकते हैं जब अपने को भाषा का क्या होगा दोस्तों? ज्ञान, ठीक है। ये सारे के सारे चल रहे अपने क्या? वेदांग, और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6, ठीक है। तो व्याकरण जो है भाषा का ज्ञान होता है, और व्याकरण जो है अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका क्या होगा? मुंह से उच्चारण, ठीक है। तो उच्चारण होता है, उच्चारण होता कैसे है? मुंह से। तो व्याकरण की तुलना कैसे की गई है दोस्तों? मुंह से। तो व्याकरण की तुलना मुंह से की गई है, और इस व्याकरण को प्रतिपादित करने वाले या व्याकरण को लाने वाले 2-3 विद्वान थे, उनको मैं नाम बता देता हूं आप लोगों को। पहला जो था वो विद्वान था पतंजलि, ठीक है। पतंजलि का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि व्याकरण के सबसे बड़े विद्वान कौन से दोस्तों? पतंजलि, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं दूसरे विद्वान कौन से थे? पाणिनि, ठीक है। पाणिनि की एक किताब है अष्टाध्यायी। पाणिनि की एक किताब है दोस्तों, उस किताब को देखिए मैं लिखता हूं, यह है अष्टाध्यायी। और जो अष्टाध्यायी है ये दोस्तों इस पतंजलि की किताब पे क्या है? टीका है। मतलब अष्टाध्यायी में दोस्तों पतंजलि की जो किताब है
उसका वर्णन किया गया है या उसको डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, एक है कात्यायन, और कात्यायन की पुस्तक है दोस्तों वो कौन सी है, वर्तिका। एक विद्वान है कात्यायन, और कात्यायन की पुस्तक कौन सी है, वर्तिका। तो तीन विद्वान है, पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन। पतंजलि जो है, पतंजलि व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हैं। पाणिनि की किताब कौन सी है, अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी जो है दोस्तों ये पतंजलि की किताब पे टीका है। एक है ये विद्वान कात्यायन, और कात्यायन की किताब कौन सी है, वर्तिका। ठीक है, तो वेदांग मतलब वेदों के अंग कितने हैं, 6, और 6 में से पहला अंग क्या पढ़ा अपन ने, व्याकरण। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, चलिए व्याकरण आप लोगों को समझ में आया होगा। अब व्याकरण के बाद की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो दूसरा आता है कल्प। ठीक है, कल्प क्या होता है दोस्तों, कल्प मतलब कर्म कांड, मतलब जो अपन कर्म कांड करते हैं। ठीक है, तो कर्म कांड करेंगे कैसे दोस्तों, हाथ से करेंगे। ठीक है, हाथ से कर्म करते हैं। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है कि हाथ से कर्म किया जाता है। तो कर्म कांड जो है, कल्प जो है वो काय से रिलेटेड है दोस्तों, हाथ से। तो कल्प की तुलना किससे की गई है, हाथ से की गई है। ठीक, पुस्तक है इसके ऊपर कौन सी, कल्प सूत्र। ठीक है, तो इसकी पुस्तक कौन सी है दोस्तों, कल्प सूत्र। इसमें दोस्तों बात करते हैं आश्रम की भी बात की गई है, वो मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो दूसरा जो है वेदों का अंग कौन सा, कल्प, और कल्प की तुलना किससे की गई है, हाथ से, और पुस्तक कौन सी है, कल्प सूत्र। ठीक है, और कल्प मतलब कर्म कांड। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे दोस्तों। अगला जो अंग आता है वो आता है निरुक्त, और निरुक्त का मतलब है दोस्तों शब्द की उत्पत्ति, और शब्द की उत्पत्ति होगी तो उत्पत्ति कैसे सुनेंगे, कान से सुनेंगे। ठीक है, तो निरुक्त की तुलना किससे की गई है दोस्तों, अपने शरीर के कान से की गई है। ठीक है, विद्वान कौन से है, यास्क, और यास्क की रचना कौन सी है, निरुक्त शास्त्र। क्लियर है इतनी बात, ये बिल्कुल आप लोगों को याद होना चाहिए कि निरुक्त की तुलना दोस्तों कान से की गई है। विद्वान है यास्क, और यास्क की रचना कौन सी है दोस्तों, निरुक्त शास्त्र। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। अगला जो है चौथा जो अंग है वो है दोस्तों छंद। ठीक है, और छंद को कहा गया है दोस्तों वेदों का पैर। ठीक है, छंद को क्या गया है, वेदों का पैर। और इसके एक गुरु थे, और इनका नाम था दोस्तों आचार्य पिंगल मुनि। ठीक है, तो छंद शास्त्र का प्रणेता भी किसे कहा गया है, आचार्य पिंगल मुनि को कहा गया है। ठीक है, तो छंद जो है वेदों के पैर हैं, इनके गुरु कौन है, आचार्य पिंगल मुनि। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला जो वेदांग है या वेद का अंग है वो है दोस्तों ज्योतिष, और ज्योतिष जो है दोस्तों वो ज्योतिष की तुलना की गई है आंख से। मतलब दोस्तों ऐसा बोलते हैं कि ज्योतिष जो है वो भविष्य बताते हैं। ठीक है, मन में ध्यान करके आंख से वो देख लेते हैं। तो ज्योतिष की तुलना कैसे की गई है दोस्तों, आंख से की गई है। एक विद्वान है, और विद्वान का नाम क्या है, लग्ध मुनि। ठीक है, तो विद्वान का नाम क्या है, लग्ध मुनि। तो ज्योतिष की तुलना की गई है दोस्तों आंख से, और विद्वान लग्ध मुनि। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगला लास्ट अंग कौन सा है, तो अगला लास्ट अंग है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जो है दोस्तों इसकी तुलना की गई है नाक से। मतलब कोई शिक्षा देगा दोस्तों आप लोगों को, तो शिक्षा आप सूंघ कर पहचान सकते हो। ठीक है, तो शिक्षा की तुलना कैसे की गई है दोस्तों, नाक से। ठीक है, तो ये हुए वेदांग, और वेदों के अंग कितने हैं, 6। तो ये 6 ही जो है ये वेदों के क्या हुए दोस्तों, अंग हुए। क्लियर इतनी बात। चलिए बात करते हैं। तो अगर परीक्षा में कभी आए दोस्तों, परीक्षा में कभी पूछे आप लोगों से कि उपवेद कितने, तो 4, और वेदांग भी कितने, तो वेदांग कितने हैं, 6। हर वेद का एक उपवेद होता है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सामवेद। सामवेद का दोस्तों गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का शिल्प वेद। तो हर वेद का एक उपवेद। तो वेद 4, तो उपवेद भी कितने, 4। वेदांग कितने दोस्तों, 6। मतलब वेदों के अंग कितने हैं, तो 6। क्लियर है इतनी बात। चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो ये जो हुआ ये अपना वेदिकोत्तर काल हुआ। और दोस्तों ये जो वेदिकोत्तर काल जो है, इस वेदिकोत्तर काल को ही बोलते हैं सूत्र काल। ये सारी की सारी वेदिकोत्तर काल की जो बात होगी ये होगी दोस्तों 600 BC के बाद।
मतलब 600 ईसा पूर्व के बाद की बात होगी, ठीक है। वैदिकोत्तर काल मतलब वैदिक सभ्यता के बाद जो काल आता है ना, उसको वैदिकोत्तर काल कहा जाता है। तो वैदिकोत्तर काल को ही सूत्र काल बोलते हैं, और सूत्र काल को इसे ही बोलते हैं बुद्ध युग, और एक बोलते हैं जैन युग। मतलब दोस्तों इस काल में बुद्ध, महात्मा बुद्ध का उदय हुआ था, यहीं पे महावीर स्वामी का उदय हुआ था, मतलब बौद्ध धर्म का उदय भी हुआ था और इधर जैन धर्म का उदय भी हुआ था, ठीक है। इसी को दोस्तों बोलते हैं महाजनपद काल। मतलब इसके पहले मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया, ऋग्वेदिक काल में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? जन। उत्तर वैदिक काल में जनपद, और वैदिकोत्तर काल में क्या हो जाएगा दोस्तों? महाजनपद। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी इकाई जन, और जन प्लस जन से मिलकर क्या बनता है? जनपद, और बहुत सारे जनपद से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? महाजनपद। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये बात दिमाग में बैठे लेना आप लोग। तो देखिए बात करते हैं, ऋग्वेदिक काल में जन आएगा, उत्तर वैदिक काल में जनपद, और वैदिकोत्तर काल में महाजनपद, ठीक है। वैदिकोत्तर काल को ही सूत्र काल बोलते हैं, इसे ही बुद्ध युग बोलते हैं, और इसे ही जैन युग बोलते हैं, और इसे ही क्या बोलते हैं? महाजनपद काल। इसी का एक और नाम है दोस्तों, इसमें हुआ था द्वितीय नगरीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। द्वितीय नगरीकरण। अब आप लोगों को लगेगा कि ये द्वितीय नगरीकरण है, तो पहला नगरीकरण कब हुआ? तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। पहला नगरीकरण जो हुआ था वो हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। कैसे हुआ? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग, उनका जीवन यापन कैसा था? नगरीकरण था, ठीक है। मतलब उनके जीवन शैली जो थी, या सोशल लाइफ थी, या इकोनॉमिकल लाइफ थी दोस्तों, या पॉलिटिकल लाइफ थी, उनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी दोस्तों? नगरीकरण थी, मतलब अर्बन इलाके में वो रहते थे, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो इतिहास का, भारतीय इतिहास का पहला नगरीकरण है, परंतु वैदिकोत्तर काल जो है ये कौन सा है? द्वितीय नगरीकरण। और जो तृतीय नगरीकरण आएगा वो मध्यकालीन भारत में आएगा, वो तुर्कों के आगमन पर, या अरबियों के आगमन पर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को यही याद रखना कि अपन पढ़ क्या रहे हैं? वैदिकोत्तर काल। वैदिकोत्तर काल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अपन ने ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ लिया है, और ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बाद जो काल आता है उसको बोलते हैं वैदिकोत्तर काल। वैदिकोत्तर काल चलता है वो 600 BC के बाद चलता है, और वैदिकोत्तर काल को ही सूत्र काल बोलते हैं। सूत्र काल क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि सूत्र काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें वेदांग आए थे और उपवेद आए थे। उपवेद कितने? 4 अभी बताया मैंने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के हर वेद के एक उपवेद है, और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। और हर वेदों के अंग की तुलना दोस्तों शरीर के अंगों से की गई है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बुद्ध युग, और इसी को बोलते हैं जैन युग, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यहाँ पे उदय हो चुका था। इसे ही बोलते हैं महाजनपद काल, क्योंकि दोस्तों ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में सबसे बड़ी इकाई जन थी, उत्तर वैदिक काल में जनपद थी, परंतु वैदिकोत्तर काल में महाजनपद थी, ठीक है। और इसे ही को बोलते हैं द्वितीय नगरीकरण, क्योंकि पहला नगरीकरण कब हो गया था? वो सिंधु घाटी सभ्यता में हो गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ये इंट्रोडक्शन हुआ अपना किसका? वैदिकोत्तर काल का, और वैदिकोत्तर काल मतलब पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड। अब वैदिकोत्तर काल का जो है आर्थिक जीवन आएगा, मतलब इकोनॉमिकल लाइफ आएगी, सोशल लाइफ आएगी, और पॉलिटिकल लाइफ आएगी, ठीक है। तो इसको अपन कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका मैं आप लोगों को पूरा ओवरव्यू बता देता हूं। ऋग्वेदिक काल में भी सामाजिक जीवन था, आर्थिक जीवन था, उसके बाद राजनीतिक जीवन था। उत्तर वैदिक काल में भी सामाजिक जीवन था, आर्थिक जीवन था, राजनीतिक जीवन था, और वैदिकोत्तर काल का भी सामाजिक जीवन रहेगा, आर्थिक जीवन रहेगा, और राजनीतिक जीवन रहेगा। मतलब दोस्तों एक सभ्यता के बाद जितनी भी सभ्यता बाद में स्टेप बाय स्टेप आती रहेगी। दूसरी सभ्यता कैसे आएगी? पहली सभ्यता का पतन होगा और दूसरी सभ्यता आएगी, दूसरी सभ्यता का पतन होगा और तीसरी सभ्यता आएगी, ठीक है। तो ऐसा ही दोस्तों अभी जो है राजा कबीले वगैरह में रह रहे थे, परंतु राजा जो है अब महाजनपद काल में दोस्तों, महाजनपद काल में राजाओं की बड़ी बड़ी सेना रहेगी। 16 महाजनपद हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, जिनमें सबसे ज्यादा कहाँ रहेंगे? बिहार में रहेंगे, ठीक है।
तो महाजनपद काल में राजाओं की शक्ति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को पूरा राजा का उसमें सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सामाजिक जीवन मतलब सोशल लाइफ, आर्थिक जीवन मतलब इकोनॉमिकल लाइफ और राजनीतिक जीवन मतलब पॉलिटिकल लाइफ, ये तो सारे के सारे जितने भी वंश आएंगे सभी का अपने को सीरियल बाय सीरियल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी वंश आएंगे अपने का, या जितने भी अगले जो भी वंश आएंगे या अगले जो भी साहित्य आएंगे या काल आएंगे, सभी का दोस्तों इंट्रोडक्शन पढ़ के अपने को सभी का राजनीतिक जीवन पढ़ना है, सभी का सामाजिक जीवन पढ़ना है और सभी का आर्थिक जीवन पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये वैदिकोत्तर काल का इंट्रोडक्शन बता दिया है। इसके बाद जो अपना लेक्चर अगला रहेगा उसमें रहेगा वैदिकोत्तर काल का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन। ठीक है, चलिए बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।